हेलो नमस्कार। कैरियर पॉइंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मेरे जितने भी साथी हमको इस समय देख रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आप सब यूपीट्रिपलएससी के थ्रू जो पीईटी का फॉर्म निकला है, पहले तो उसको भर दीजिए। और जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो जब आप सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, बहुत सारा हिसाब किताब, जीके जीएस का पोर्शन बहुत सारा है। हम लोग आपके लिए जितने साथी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए जो 2025 में जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, एक 6 सितंबर को पेपर था और शायद एक 7 सितंबर को पेपर था, तो 4 शिफ्ट के हमने हिस्ट्री के सवाल निकाले। 2 सेशन हम ले चुके हैं और हम आज आपके सामने तीसरे सेशन को लेके हाजिर हुए हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि आप जो चीजें यहाँ पढ़ें उनको इसलिए ध्यान से सुने, इसलिए ध्यान से उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको नोट करें, क्योंकि यूपीट्रिपलएससी जो बोर्ड है, जो पेपर बनाता है, वो अपने बैक ईयर पेपर में बहुत ध्यान देता है और बैक ईयर पेपर से ही अगले पेपर में सवाल बनते हैं। तो आप सब लोगों के लिए यही बात सोचते हुए हम लोगों ने ये एक सीरीज शुरू करी है। तो यूपी पीईटी के थ्रू जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे सब्जेक्ट का जितना भी बैक ईयर पेपर है उस सारे सवालों के साथ हम डेली रात 8 बजे आपसे जुड़ते हैं। आप भी जुड़ा करिए, दोस्तों को भी जुड़ा करिए। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज 2025 के हिस्ट्री के ही सवाल हैं और फिर 2025 के बाद हम 2023 पे चलेंगे। पहला सवाल लिखा है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये जो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो भैया ध्यान सुन लो, ये हमारा एक चैप्टर होता है, वहां सिलेबस में लिखा है वैदिक सभ्यता, वहां से ये सवाल है। तो उपनिषद का क्या गुप्त अनुष्ठान होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या किसी के पास बैठना होता है? अच्छा, क्या ये पवित्र छंद है? क्या ईश्वर की शिक्षाएं हैं? या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जब आप उपनिषद को ध्यान से पढ़ेंगे तो उपनिषद में कहा जाता है कि किसी के पास बैठना, यहाँ किसी के पास बैठने का मतलब कोई प्रेमी प्रेयसी के पास नहीं बैठेगा। सीधा जब हम इन साहित्य का अध्ययन करेंगे तो गुरु के समीप बैठना, और गुरु के समीप जब आप बैठेंगे तो गुरु का जो ज्ञान है वो ज्ञान अपने शिष्यों को देगा। और उन चीजों को जो दर्शाया गया है वो एक वैदिक साहित्य में दर्शाया गया है, जिसका नाम क्या होता? उपनिषद। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो तो है किसी के पास बैठना। लेकिन जब हम साहित्य को पढ़ेंगे, वहां जब 108 अगर आपसे पूछ दिया जाए, कल भी ये सवाल था एक ऐसा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। उन 108 उपनिषदों में क्या लिखा है? तो जो गुरु के द्वारा बताए गए ज्ञान को शिष्यों ने संकलित किया और फिर उसका उपनिषद बन गया है। यही हमने कल के पेपर में, आप ध्यान करिए, जो पिछला वाला पेपर था वहां सवाल था छांदोग्य उपनिषद में कौन से आश्रम का वर्णन है, तो वहां हमने 3 की बात करी थी। ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो जब बी इज द करेक्ट आंसर, आइए हम आगे बात करेंगे और वो चलेंगे हम कहां? हम चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कल भी इससे संबंधित सवाल था। लिखा है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? अब समझिए, कल हमने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में 3 पिटक होते हैं। एक का नाम सुत्त पिटक है और एक का नाम विनय पिटक है, एक का नाम अभिधम्म पिटक है। और मैंने तो ये भी बताया था कि इन पिटकों में क्या क्या वर्णित है। तो किसी में संघ के नियम वर्णित हैं, किसी में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, किसी में बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। वो 3 जो है, वो 3 को हम क्या कहते हैं? तो ये हमारे 3 बौद्ध धर्म में पिटक हैं। एक बात बिल्कुल सही है। अब सवाल है कि इनका मतलब क्या होता है? तो बुद्ध के 3 पवित्र विहार, बिल्कुल नहीं। विहार क्या होता है? आप सुनिए, आपने मठ सुना होगा, और मठ के साथ साथ बौद्ध धर्म में एक और चीज होती है जिसको विहार। हालांकि भारत में बिहार एक राज्य है, लेकिन जब हम बौद्ध धर्म के अंतर्गत बिहार की बात करें तो बिहार ऐसी जगह थी जहां बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। संघ वो जगह हुआ करती थी जहां बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग रह के जीवन यापन करते थे, तो वो तो बिहार। तो इसका आंसर ये नहीं है। बुद्ध की 3 टोकरियां संग्रह जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हों, तो मुझे लगता है बुद्ध के 3 अवतार, बिल्कुल नहीं। बुद्ध के 3 प्रथम अनुयायी, बिल्कुल नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही जवाब है 3 टोकरियां, अर्थात 3 टोकरियां। यहाँ टोकरियों का सेंस है कि भैया बौद्ध धर्म से संबंधित 3 ऐसे ग्रंथों का संकलन है जिसमें अलग अलग चीजें दी गई हैं। और क्या चीजें दी गई हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित जो शिक्षाएं हैं उनका वर्णन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज द
करेक्ट आंसर। तो जिन साथियों ने ऑप्शन बी किया है आप सब लोग, और मैं एक बात और बता दूं, चलिए एक फैक्ट लिखाई देता हूं, ध्यान से समझना। बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे तो आपको त्रिरत्न भी मिलेंगे। तो रत्नों की संख्या भी कितनी है? 3 है। रत्नों की संख्या कितनी है? 3 है, और इनको हम त्रिरत्न कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आप ध्यान रखना, एक रत्न होता है बुद्ध, एक रत्न होता है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे ज्यादा वरीयता दी गई है, वो है धम्म। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत तीसरा जो रत्न है उसको कहते हैं संघ। आपने सुना होगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। संघ क्या है? संघ की अगर मैं बात करूं सॉरी, संघ का मतलब है साधकों का समुदाय। संघ का मतलब है साधकों का समुदाय, साधकों का समुदाय। साधक कौन होते हैं? जो उपासक होते हैं। तो साधकों के समुदाय को हम संघ कहते हैं। और धम्म में बात करें, हालांकि पाली भाषा में धर्म को धम्म कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो धम्म का मतलब है महात्मा बुद्ध के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं। तो ध्यान रखना, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनको रत्नों में किस में दर्शाया गया? धम्म में दर्शाया गया है। और बुद्ध की बात करें, महात्मा बुद्ध जो है ना, बुद्ध की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना, मार्ग दिखाने वाले गुरु की बात करी गई है। मार्ग दिखाने वाले गुरु की बात की गई। तो मार्ग दिखाने वाले गुरु को त्रिरत्न में बुद्ध कहा गया, धम्म को शिक्षाओं के लिए जोड़ा गया, और संघ आप समझ गए हैं जिसमें साधकों का समुदाय है। तो क्या है ये? 3 के 3 पिटक हैं। ये क्या है? 3 टोकरियां संघ है जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। हाँ, ध्यान रखना, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें बोलो किस में है? पाली भाषा में। इसमें है पाली। तो क्वेश्चन नंबर 2 तक आपने ठीक से बता दिया, 2 का आंसर आप सब लोगों ने क्लियर कर लिया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ बात कर रहे हैं। कल भी आपको ऐसा एक सवाल मिला था, रुद्र दमन जो है ना, उन्होंने गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील का निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को जाता है? देखिए मेरे सभी साथी, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, 2025 के पीईटी के सवाल करा रहे हैं। पहले जो शिफ्ट थी उसमें, कल जो हमने पेपर कराया था उसमें सीधी सीधी भाषा यही लिखी थी, बस यहाँ सुदर्शन झील का निर्माण का श्रेय किस मौर्य वंश के राजा को। तो जब हम राजा बताए थे तो कल की क्लास मेरे बहुत सारे साथियों को याद होगी, हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी, चंद्रगुप्त मौर्य की बात की थी। और जब मैं इस सवाल को पढ़ा रहा था तो मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक अधिकारी नियुक्त किया था, जिसका नाम मैंने वहां बात करी थी, जिसको पुष्यगुप्त कहते हैं। तो ध्यान रखना, यही सुदर्शन झील की बात करी जाए तो अधिकारी की बात आए तो पुष्यगुप्त याद रखना, लेकिन अगर राजा की बात आए तो किसके शासन काल में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य वही हैं जिनको हम मौर्य वंश का संस्थापक मानते हैं। और यह भी सवाल यूपीपीटी में पूछा गया। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बने, और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता चाणक्य ने की, और नंद वंश को हरा के मौर्य वंश की स्थापना हुई। इनके शासनकाल में ही सुदर्शन झील का निर्माण हुआ। आइए थोड़ी, अच्छा ये देखो लिखे हैं चाणक्य, इनके द्वारा ही तो चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया गया, इनकी ही तो पूरी नीति। यहां पर एक सवाल लिखा है भद्रबाहु। भद्रबाहु से एक सवाल मैं बताए देता हूं, क्योंकि आपके सिलेबस में जैन धर्म भी है, आपके सिलेबस में जैन धर्म है। हम जब जैन धर्म को पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। एक संप्रदाय था जिसका नाम दिगंबर था, और एक संप्रदाय, बताएं जैन धर्म के कितने संप्रदाय? 2, जिसमें एक दिगंबर हुआ करते थे और एक को हम श्वेतांबर कहते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? श्वेतांबर। तो समझिए, जैन धर्म का जो दिगंबर संप्रदाय था उनके गुरु का नाम पूछा जाए तो भद्रबाहु। यही वो भद्रबाहु हैं जो आप जानते हैं दक्षिण भारत की यात्रा पर चले गए थे। जब मगध वाले एरिया में, जैन धर्म के समय मगध वाले एरिया में जब बहुत भयंकर अकाल पड़ा तो कुछ अनुयायियों को लेके, और याद रखना यही भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को लेके दक्षिण भारत के कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे, और वहां जाकर उन्होंने जिन जैन मुनियों को तैयार किया उनको दिगंबर कहते हैं, और अकाल के समय जो मगध में ही रुक गए उनको हम श्वेतांबर कहते हैं। तो जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हुआ, एक का नाम दिगंबर, एक का नाम श्वेतांबर। श्वेतांबर बोले तो जो सफेद कपड़े धारण करते थे, दिगंबर बोले तो जो कपड़े ही धारण नहीं करते थे। दिगंबर का शाब्दिक अर्थ होता है दिशाएं हैं वस्त्र जिनका, और उनके गुरु थे जो कौन थे? भद्रबाहु। तो जैन धर्म पढ़ते हुए जब आपको यह पता चले कि जैन धर्म की एक शाखा दक्षिण भारत में चली गई थी कर्नाटक की तरफ, तो उन्हीं जैन मुनियों को, उसी जैन संप्रदाय को हम दिगंबर कहते हैं।
पॉइंट क्लियर है? तो ये चीज आप समझ पाए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? अच्छा सवाल है, मैं इस सवाल के ऊपर चर्चा कर चुका हूं। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों भाई? इसके लिए याद रखो, यही लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही एक योजना आई थी जिसका नाम है 3 जून योजना, और इस 3 जून योजना के अंतर्गत ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्रता के बाद से पहले यहां पर कौन गवर्नर जनरल था? तो भैया लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश वायसराय था, याद रखेंगे। आइए मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं आपसे। पेपर में सवाल आ सकता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? यह सवाल इसलिए ध्यान रखो, अंग्रेजों की जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना अधिकार जमाना शुरू किया तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले वो अधिकार कहाँ, सबसे पहले उन्होंने अपना अधिकारी कहाँ नियुक्त करके भेजा? तो बंगाल में। और जब पूछा जाए तो सबसे पहले गवर्नर कहाँ बना होगा? बंगाल में गवर्नर बना होगा। और पूछा जाए वो कौन था तो याद रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना। बाद में यही गवर्नर गवर्नर जनरल बनने लगा। बाद में यही गवर्नर जो बाद में बना। तो अगर आपसे कोई पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो हम याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना पहला। लेकिन अगर गवर्नर की बात करें तो फिर आप इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां तक हमने आपको करा दिया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग से भी आप एक सवाल याद रखना, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना। चलिए तो हम किसी दिन गवर्नर जनरल वाली जो आधुनिक भारत में जब हम पढ़ेंगे, जब यहाँ ब्रिटिश के लोग थे तो वहां से भी सवाल बनते, तो इन सारे सवालों की चर्चा होती रहेगी। आप इन चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए। सी राजगोपालाचारी आपको पता है स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 5। स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था। आइए सबसे पहले हमारा जो ये सवाल निकल के आ रहा है वो सवाल निकल के आया है कि आप स्वदेशी आंदोलन को पढ़ के जाएंगे तब इस सवाल को हल कर पाएंगे। था क्योंकि सवाल है लोगों को आर्थिक स्तर में सुधार करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाँ, इसका सही जवाब रोजगार सृजन भी एक हिसाब से हो सकता है, लोगों में आर्थिक स्तर में सुधार भी हो सकता है, लेकिन नाम में आगे स्वदेशी लगा है तो ध्यान रखना स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं इसके मूल पर आते हैं, तो आप ध्यान से सुन लीजिए। हमारे देश में एक बार क्या हुआ, बंगाल विभाजन हुआ, और जब बंगाल विभाजन हुआ तो कोई पूछे कब हुआ तो कह देना 1905 में हुआ। अब बंगाल विभाजन कर रहा किसने, तो आप ध्यान रखेंगे एक गवर्नर था जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही भारत में 1905 में एक आंदोलन चला जिसका नाम है स्वदेशी आंदोलन जब चला तो इसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, और इस स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था कि हम अंग्रेजों की किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे और हम खुद से अपनी चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो स्याही हो, बहुत सारी चीजें। तो इस आंदोलन को हम जानते हैं बोलो किस रूप में, स्वदेशी आंदोलन के रूप में, ठीक है। यहाँ करना क्या था, तो सबसे पहले वस्तुओं का, इस स्वदेशी आंदोलन में एक चीज सुन लो, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य था वस्तुओं का बहिष्कार। और वस्तुओं का जब हम बहिष्कार करेंगे, कौन सी वस्तुओं का, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने के बाद अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो हम कहेंगे स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ, ठीक है। चलिए अगला सवाल।
अगला सवाल है कि लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई है? लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा हुई है? सरदार सिंह राणा के द्वारा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, कृष्णा स्वामी अय्यर के द्वारा, मदन लाल ढींगरा के द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं फिर आपको बता दूं भाई, ये सारे सवाल वो हो रहे हैं जो पीटी परीक्षा 2025 में आए हुए सवाल हैं। तो आप बिल्कुल ये यहाँ नहीं कह सकते कि इन सवालों का कोई लेना देना नहीं, बहुत जरूरी सवाल है। आइए, लंदन के अंदर होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करने वाले जो महोदय थे वो श्यामजी कृष्णा वर्मा थे, जिनका नाम था श्यामजी कृष्णा वर्मा। श्यामजी कृष्णा वर्मा ने स्थापना करी, ठीक, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने इसकी स्थापना करी। श्यामजी कृष्णा वर्मा ने, ध्यान रखना है, 18 फरवरी 1905 में, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने 18 फरवरी 1905 में लंदन में होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करी। अब मेरे कई सारे साथियों के दिमाग में कुछ नाम चल रहे होंगे और उन नामों के उत्तर के लिए हम पहले एक प्रश्न बना दें। भारत में होम रूल आंदोलन की बात करें या मैं कहूं होम रूल संगठन की बात करें तो हम याद रखेंगे 1916 में खासतौर से दो नाम। एक, सबसे पहले अगर किसी महिला का नाम लिखा हो तो आप बता देना एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भी याद रखना, और कल भी इन चीजों की बात हुई थी। एनी बेसेंट के साथ साथ आप बाल गंगाधर तिलक का याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को याद रखना। इन्होंने भारत के अंदर होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है ना। हाँ, बाल गंगाधर तिलक को आप ध्यान रखना, कर्नाटक के बेलगाम में इन्होंने ये आंदोलन और ये लीग बनाई। एनी बेसेंट के लिए आप याद रखेंगे, इन्होंने मद्रास बोले तो चेन्नई, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना कहाँ करी? तो चेन्नई में की। इसकी स्थापना कहाँ करी? चेन्नई। तो चेन्नई में आप एनी बेसेंट को याद रखना, बाल गंगाधर तिलक को बेलगाम में याद रखा, और इन्होंने भारत में होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना करी 1916 में। लेकिन लंदन में किसने करी? श्यामजी कृष्णा वर्मा। आपने एक नाम सुना होगा, मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा को आप याद रखते हैं, तिरंगे जैसी झंडा को सबसे पहले 1907 में किसने फहराया? तो मैडम भीखाजी कामा ने जर्मनी में फहराया था तिरंगा सबसे पहले विदेश में, मैडम भीखाजी कामा। तो श्यामजी कृष्णा वर्मा के साथ मैडम भीखाजी कामा और भी लोग थे जिन्होंने लंदन में भारतीय होम लीग सोसाइटी की स्थापना करी। तो चलिए, इन सवालों को याद करिए और ये वाला फैक्ट भी आप याद रखिए। आपको एनी बेसेंट के द्वारा हमने आपको बताया था, एक सवाल कल भी आपको समझाया था कि जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो चलिए, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक अगर आपको ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ठीक लग रहा है और क्वेश्चन का जो विश्लेषण है अगर वो ठीक लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताओ कि आपके लिए सारी चीजें ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, सारे क्रिस्टल क्लियर हो रहे हों और आप नोट्स भी बना रहे हो। तो जो साथी थोड़ा सीरियस नोट पे पढ़ते हैं वो डेली जुड़ा करें और कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखा करें। सबसे पहले जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन खुल के जाता है तो उस क्वेश्चन को आप जरूर ही आंसर देने का प्रयास किया करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? देखिए कितना अच्छा सवाल है। सबसे पहले आपने इस डलहौजी को सुना होगा, आपने इस डलहौजी का नाम सुना होगा। ये जो डलहौजी है, आपने कुछ अच्छे काम इसके सुने होंगे, लेकिन लॉर्ड डलहौजी की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने हमारे भारत में एक सिद्धांत लागू किया जिसका नाम था व्यपगत का सिद्धांत, जिसका नाम था व्यपगत का सिद्धांत। अब आप कहेंगे इस व्यपगत का सिद्धांत क्या है? ये व्यपगत का सिद्धांत सॉरी, ठीक है, व्यपगत सिद्धांत के अलावा इसका एक और सिद्धांत आप याद रखिए, राज्य हड़प नीति।
राज्य हड़प नीति। आप जानते हैं अंग्रेजों का मेन उद्देश्य था पहले तो लड़ाना, फिर अंग्रेजों का उद्देश्य था कि जो राजा लोग अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे या भारत भर में अपने शासन को बढ़ाने के लिए इसने एक सिद्धांत लागू किया, व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, या मैं कह सकता हूं गोद निषेध कानून। गोद निषेध कानून, इन 3 चीजों से आपके पेपर में कभी सवाल आए क्या? कहीं व्यपगत का सिद्धांत लिखा हो, राज्य हड़प नीति लिखी हो, गोद निषेध कानून लिखा हो, इसके लिए अगर जिम्मेदार व्यक्ति की बात आए तो आप डलहौजी को याद कर लेना। इसका बवाल क्या था? इसने भारतीय अलग अलग राजाओं के अलग अलग शासकों के जो क्षेत्र थे उनको कब्जा करने के लिए एक कानून बनाया कि जिस राजा के कोई लड़का नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, उसका साम्राज्य स्वतः अंग्रेजों में आ जाएगा। इसी को कहते हैं क्या? राज्य हड़प नीति। तो गोद निषेध कानून मतलब कोई राजा अपना दत्तक पुत्र, आपने देखा होगा, आपने रानी लक्ष्मीबाई को देखा होगा। रानी लक्ष्मीबाई जब झांसी की रानी जब युद्ध कर रही हैं अंग्रेजों से, आपने उनकी फोटो देखी होगी, दोनों हाथ में तलवार है, मुंह में घोड़े की लगाम है और पीठ में एक बालक बंधा हुआ है। आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के कोई पुत्र नहीं था, उन्होंने एक पुत्र को गोद ले रखा था। लॉर्ड डलहौजी के राज्य हड़प नीति और गोद निषेध कानून के तहत उन और झांसी की रानी का जो झांसी वाला एरिया था वो अंग्रेजों के शासन में जा रहा था, तभी तो वो युद्ध हुआ था, अगर आपने थोड़ा पढ़ा हो। तो डलहौजी ने इन सारे कानूनों के तहत किसमें सबसे अनुचित कार्य किया? उसने सबसे पहले इन कानूनों के तहत किसको अपने कब्जे में किया? सतारा एक रियासत थी, सतारा एक रियासत थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले कहां अनुचित कार्य करके और अपने साम्राज्य में किसी रियासत को मिला लिया? 1848 में, उसका नाम था सतारा। और इन कानूनों के तहत इसने यहां पर क्या कहा? यहां पर कुशासन का आरोप लगाकर, यहां जो शासक थे कहा कि आप सही से शासन नहीं कर रहे हैं, कुशासन का आरोप लगाकर इसको ले लिया। फिर सतारा के बाद जैतपुर को उसने अपने कब्जे में ले लिया, गोद निषेध कानून के तहत झांसी को कब्जे में ले लिया, झांसी के बाद अवध को कब्जे में ले लिया। और देखिए 1848 की तरफ बात चल रही है। इस कानून के या लॉर्ड डलहौजी के इस कार्यशैली के कारण ही भारत में पहली क्रांति होती है 1857 की क्रांति। ध्यान से मेरे सभी साथी सुन लो, 1857 की क्रांति एकमात्र सैनिक विद्रोह ही नहीं था, इसमें कई सारे कारण थे। आपको पता है बेगम हजरत महल ने अवध लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, क्यों? मंगल पांडे की घटना बैरकपुर छावनी में हो गई थी, लेकिन इसके अलावा भारत में कई छोटे छोटे साम्राज्य के जो शासक वर्ग थे वो भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ये चीजें कर दी थी। लेकिन सवाल ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसको कब्जा किया? सतारा। सतारा के बाद किसको कब्जा किया? जैतपुर। कई ऐसी रियासतें थी जिसमें अंग्रेजों ने अपना कब्जा कर लिया, झांसी भी है, अवध भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और फटाक से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था? भैया जो राजेंद्र प्रसाद है ना, राजेंद्र प्रसाद है ना, इनको तो देश रत्न कहा जाता था, इनको तो देश रत्न कहा जाता था। ना देश रत्न हो, इनको अजात शत्रु कहा जाता था। अजात शत्रु किसको कहा जाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चाचा नेहरू बोले तो इनको चाचा कहा जाता था, ठीक है। और इनके ही जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, ऊपर भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक भी कहा जाता था। देश नायक किसको कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। राजा जी किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत के, आप ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल, और वो भी कैसे? आगे लिख लेंगे भारतीय। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता था। आइए एक बात और बता दें, राजा जी सवाल आया तो सी राजगोपालाचारी, लेकिन बताइए भारत में राजा की उपाधि किसे दी गई थी? तो याद रखेंगे, एक नाम हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय।
राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई, लेकिन राजा जी की बात करें तो आप कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आप कमेंट करके बताओ, भारत में रानी की उपाधि किसे दी गई? रानी की उपाधि किसे दी गई? देखिए, ये रानी है नहीं, कोई एक थी जिन्होंने एक आंदोलन किया था किसी एक विशेष क्षेत्र में, उनको रानी की उपाधि दी गई। राजा राम मोहन राय राजा नहीं थे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और वो उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे, कई सारे साथी जानते होंगे, अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। बोलो, राजा जी से सवाल आया, सी राजगोपालाचारी हो गया। राजा से सवाल आया, राजा राम मोहन राय हो गया। रानी की उपाधि किसे दी गई थी, ये आप कमेंट करके बताइए। मणिपुर और नागालैंड की तरफ एक आंदोलन का नेतृत्व किसी एक महिला ने किया था। महिला क्या कहें, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं थी, उनको जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना किस वर्ष हुई? बड़ा अच्छा सवाल है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना किस वर्ष हुई? 1921, 1934, 1922 और 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, पहली बात सभी साथी जान लें, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई? तो अपने उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, जिसका नाम है कानपुर। और ये स्थापना कब होती है? तो ये स्थापना, डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में होती है। अक्टूबर 1924 में किसके द्वारा? तो आप याद रखें कुछ नाम, राम प्रसाद बिस्मिल, सॉरी चलो राम बिस्मिल लिख दिया, कोई नहीं। चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, इन नामों को याद रखना। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल, इन सारे लोगों ने मिलके ये एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये पार्टी का उद्देश्य, ये एसोसिएशन का उद्देश्य कोई अंग्रेजों के पार्टी चुनाव लड़ने का नहीं था। इनका उद्देश्य था अंग्रेजों से बदला लेना, अंग्रेजों को परेशान करना। आइए, यही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा एक साल बाद, आप ध्यान रखेंगे, अगस्त 1925 में, याद रखना, अगस्त, जहां तक हम याद कर पा रहे हैं, अगस्त 1925 को इन्होंने एक ट्रेन लूटी थी। और आप इतिहास में काकोरी ट्रेन लूट कांड याद रखेंगे। काकोरी ट्रेन लूट कांड ध्यान रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो सदस्य थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के, एक ट्रेन थी जिसमें अंग्रेजों के हथियार और धन जा रहा था, अपने संगठन को चलाने के लिए, अंग्रेजों से बदला लेने के लिए इन्हें हथियार भी चाहिए थे और पैसे भी चाहिए थे। इनको पता था कि भैया एक ट्रेन आ रही है, काकोरी ट्रेन, काकोरी नामक स्टेशन पे मिलेगी, और उस ट्रेन को 8 डाउन ट्रेन कहते थे। उसको लूट लिया था। कब लूटा था? 9 अगस्त 1925। तो काकोरी ट्रेन लूटकांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है? अक्टूबर 1924। यही संगठन ने इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना के बाद कई लोगों को फांसी दी गई। समझ पाए हैं? तो बोलो ये बात याद रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने हल करा दिए। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? देखिए, शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ, इससे हम 2 सवाल तो अभी बताने वाले हैं। एक शिमला समझौता भी याद रखना। शिमला समझौता, ये याद रखना, हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनका नाम था इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति पाकिस्तान का जुल्फिकार भुट्टो, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। जब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का संघर्ष चल रहा था, जब भारत पाकिस्तान बांग्लादेश का संघर्ष चल रहा था, तो ये होता है 2 जुलाई को, 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972, 2 जुलाई 1972 को तो ये हो गया। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो, जो कहाँ के?
पाकिस्तान राष्ट्रपति, और ये पीएम ऑफ इंडिया। लेकिन हम इस शिमला सम्मेलन की बात कर रहे हैं। इस शिमला सम्मेलन का याद करते हुए आपने शायद पढ़ा हो बेवेल योजना। बेवेल योजना का मतलब यह है कि वर्ष 1945 में हिंदुस्तान में एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम लॉर्ड बेवेल था। लॉर्ड बेवेल ने ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे यहाँ जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो सबसे ज़्यादा संघर्ष करने वाली पार्टी कौन थी? कांग्रेस। और अलग पाकिस्तान की मांग करने वाली एक और पार्टी काम कर रही थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कराने का काम बेवेल ने किया था। उस बेवेल योजना को, जो कि 1945 में हुई है, इसको ही कहा जाता है, बोलो क्या? शिमला सम्मेलन। तो दो चीजें आपके सामने हैं। एक, 1972 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार भुट्टो के बीच में समझौता हुआ जब बांग्लादेश वाला संघर्ष चल रहा था वो, और एक आजादी से पहले 1945 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक बैठक करवाई थी बेवेल ने। इसी को हम बेवेल योजना के नाम से जानते हैं, इसी को शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं। 1945। आज की क्लास में केवल 10 क्वेश्चन नहीं है, आज की क्लास में 2 क्वेश्चन और हैं, क्योंकि 2025 में हमने सारे सवालों को कलेक्ट करने की कोशिश की। जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर थे? तो आप जानते हैं जैन जो धर्म था, जैन धर्म में अगर आपसे तीर्थंकर पूछे जाएंगे तो 24 तीर्थंकर हुए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ये बात याद रखना। प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो हम ऋषभ देव को याद रखेंगे। पूछे जाते हैं 23 में तो हम पार्श्वनाथ को याद करेंगे, कल वाले क्लास में भी सवाल थे। और 24 में और अंतिम तीर्थंकर की बात करेंगे तो हम कहेंगे महावीर स्वामी जो है तो अंतिम है। जैन धर्म की स्थापना किसने करी? ऋषभ देव ने की। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो हम कह देंगे महावीर स्वामी। तो बोलिए, यहां तक आप बिल्कुल समझ पाए होंगे। तो ये है आपका जैन धर्म के परंपरा के अनुसार कितने तीर्थंकर थे। आइए आज की क्लास का लास्ट सवाल, 12 सवाल थे, थोड़ा जल्दी कराया जिससे आपके सवाल हो जाएं। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहां दिया? देखो, बुद्ध जी ने दुख को खत्म करने के लिए पहले तो आप एक चीज याद कर लो, अष्टांगिक मार्ग बताए। महात्मा बुद्ध ने दुख को खत्म करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए, और अष्टांगिक मार्गों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है। अब बात आती है, जब महात्मा बुद्ध को बोध गया में उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? ज्ञान प्राप्त कर लिया बोध गया में। और उनके ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम संबोधि कहते हैं। उनके महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की घटना को हम संबोधि कहते हैं। तो कोई पूछ दे, महात्मा बुद्ध के जीवन में एक बड़ी घटना हुई जिसका नाम है ज्ञान प्राप्त करना, जो कहाँ हुआ है? बोध गया में। कहाँ हुआ है? बोध गया में। और वो उस घटना को क्या कहते हैं? संबोधि। ठीक है, ये बात हो गई। जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। जब उपदेश देना शुरू किया तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सभी साथियों ने सही जवाब किया, सारनाथ। यही सारनाथ है जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता है। यही सारनाथ है जिसको प्राचीन काल में मृगदांव भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये सारनाथ को मृगदांव कहा जाता है। और यही सबसे पहले इन्होंने प्रवचन दिया, उपदेश दिया। उपदेश किनको दिया? वो ब्राह्मण जो इनके जब आप तपस्या कर रहे थे तो ये ब्राह्मण उनको छोड़ के चले आए थे। सबसे पहले उन्होंने उन्हीं 5 ब्राह्मणों को ये उपदेश दिया है। और कहाँ? सारनाथ में। कोई पूछ दे कि महात्मा बुद्ध जब अपना उपदेश देते थे तो किस भाषा में देते थे? पाली भाषा में देते थे। ये बात क्लियर है? हाँ, पेपर में सवाल आ जाए महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया, तो ये भी सवाल ध्यान रखना। पहला उपदेश हो गया, हो जाएगा। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? तो अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया। और महात्मा बुद्ध का निर्वाण भी कहाँ हुआ था? जहाँ उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, वो भी कहाँ था? कुशीनगर था। हाँ, पेपर में पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए।
महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश, इस सवाल को भी याद रखना, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में दिया। उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। और सुनिए, पहला जो उपदेश था, इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध के जीवन में किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना है जिसको हम पहला उपदेश कहते हैं, उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो 2025 के पीईटी के पेपर जो हुए 4 शिफ्ट में, उनमें से जो सवाल आए हैं, हमने आपको 20, 10 उधर और 12 इधर, लगभग आपको हमने 32 सवाल करा दिए हैं। 1-2 सवाल छूट गए होंगे। तो 25 के पीईटी परीक्षा में जो सवाल आए थे वो हो गए। तो आज की क्लास में इतने सवाल थे। आइए हम अब फिर आपसे यही कहना है आपसे कि भैया अब हम 2023 के हिस्ट्री के सवाल लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, और आप उसको ये देखना क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, और आप देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न, और साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ हम कई सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो सभी साथियों से बस यही कहना है कि हमारी इस सीरीज से जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए। डेली टाइम पे 8 बजे की तरफ आपको ग्रुप में सूचना मिल जाती है, आप क्लास ज्वाइन क्या करिए। बहुत सारे साथी अभी भी बहानाबाजी कर रहे हैं। आप जितना भी बहानेबाजी करोगे, जिंदगी आपके साथ उतनी ही बहानेबाजी करेगी। जिंदगी आपसे संघर्ष मांगती है, तब जिंदगी सुकून से काट पाओगे। नहीं तो अभी आप मस्त करके जो समय काट रहे हो, समय आपको तड़पाएगा और बहुत तड़पाएगा। तो फिर हम्बली रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को पढ़िए। पढ़ने से, खूब सारा पढ़ने से तब कहीं बहुत छोटा सा तैयार होता है, फिर परीक्षा में सवाल होते हैं। तो जिन जिन लोगों ने आज की क्लास को देखा है, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों से फिर एक गुजारिश कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी आप अगर वीडियो देखे हैं ना, लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, और कोशिश कर दो इस सेशन को अपने जहां जहां जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो वहां शेयर कर दो। ठीक, धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो कोशिश करिए पढ़ाई को अच्छा चलाने का, और पढ़ाई अगर अच्छी चलेगी तो एक दिन आपके जीवन में जो दिन आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। सेहत का ख्याल रखो, पढ़ाई जारी रखो। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।